ये है पेरिस, जिसे द सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है और ये काफी पुराने टाइम से अपने आर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस रहा है। साल 1910 में पेरिस में काफी भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन एक अजीब चीज ये हुई थी कि पेरिस में जितनी भी क्लॉक्स थी ना, वो सब एग्जैक्टली 10:50 पर बंद हो गए थे। लेकिन ये जो क्लॉक्स थी, ये कोई नॉर्मल क्लॉक्स नहीं थी जैसे आज हम यूज करते हैं। दरअसल ये न्यूमेटिक क्लॉक्स थी। अब देखो, नॉर्मल क्लॉक्स में जैसे बैटरी की मदद से इंटरनल पार्ट्स काम करते हैं ना, न्यूमेटिक क्लॉक्स में बैटरी की जगह एयर प्रेशर का यूज करके इंटरनल पार्ट्स काम किया करते थे। पेरिस में हर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, चौराहे पर और बहुत से घरों में ऐसे ही कुल मिलाकर करीब 4000 न्यूमेटिक क्लॉक्स लगे हुए थे, जो आपस में अंडरग्राउंड पाइप्स के जरिए कनेक्टेड थे। और ये अंडरग्राउंड पाइप्स 32 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे। और ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 1881 के हैं, जब पेरिस में इस न्यूमेटिक क्लॉक सिस्टम की बस शुरुआत ही हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस न्यूमेटिक क्लॉक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर पेरिस में क्यों इतने अंडरग्राउंड पाइप्स लगाए गए सिर्फ क्लॉक्स को चलाने के लिए? वेल, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो, दरअसल जब इलेक्ट्रिक क्लॉक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब दुनिया भर के लोग मैकेनिकल क्लॉक्स का यूज किया करते थे समय को देखने के लिए। लेकिन उनके साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनमें हर दिन 15 से 20 मिनट ऊपर नीचे हो जाया करते थे, यानी एक्यूरेसी की कमी थी। क्योंकि देखो, मैकेनिकल क्लॉक्स टेम्परेचर, शॉक, हाथों के मूवमेंट और दूसरे कई फैक्टर्स की वजह से फास्ट या फिर स्लो हो जाया करती थी। बिकॉज इनका जो पूरा मैकेनिज्म होता था ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। अब इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखो, इस वजह से होता क्या था ना कि सब लोगों की घड़ी में एग्जैक्ट सेम टाइम नहीं दिखता था। मतलब मान लो अगर किसी की घड़ी में 12 बज रहे हैं ना, तो हो सकता है कि किसी की घड़ी में 11:45 ही हुआ हो, या किसी की घड़ी में 12:15 हो गया हो। अब इसका रीजन क्या था वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो देखो, इसी चीज के चलते लोगों को अपनी डेली एक्शंस में प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि तब पेरिस में टावर बेल्स लगे हुए थे जो हर एक घंटे में बजते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती गई, वैसे वैसे हर एक मिनट लोगों के लिए जरूरी हो गया। और अब 1 घंटा कौन सा चल रहा है ये देखना काफी नहीं था। अब लोगों को हर 1 मिनट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी। अब इस इनएक्यूरेट टाइम की वजह से ही लोगों की ट्रेन छूट जाया करती थी, जरूरी मीटिंग्स छूट जाती थी। तो होता क्या है कि 23 फरवरी 1877 को कार्ल एल्बर्ट मेयरहोफर न्यूमेटिक क्लॉक सिस्टम को इन्वेंट कर देते हैं। इसके बाद एक ऑस्ट्रियन इंजीनियर जिनका नाम विक्टर पॉप था और उनके कोवर्कर अर्नेस्ट रेश, ये दोनों लोग मिलकर न्यूमेटिक क्लॉक सिस्टम को सेटअप करने का शुरू करते हैं। उसी साल 1877 में वियना में सबसे पहला न्यूमेटिक क्लॉक सिस्टम लगाया जाता है। विक्टर पॉप कई सारी पब्लिक बिल्डिंग्स में इन क्लॉक्स को लगाते हैं और 1 साल तक वो बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से काम करती है। अब इसके बाद 1878 में पेरिस एग्जीबिशन के दौरान विक्टर पॉप अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां उन्हें सिल्वर मेडल मिलता है। और इसके बाद भी विक्टर पॉप पेरिस में कई स्ट्रीट्स में न्यूमेटिक क्लॉक्स को इंस्टॉल करवाते हैं। और साल 1881 में पेरिस गवर्नमेंट की तरफ से पॉप को एक 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसके तहत उनकी ये डील होती है कि उन्हें इन न्यूमेटिक क्लॉक्स को पूरे पेरिस सिटी में लगवाना होगा और उनको मैनेज करना होगा। अब पब्लिक प्लेसेस में क्लॉक को लगाने का जो भी खर्चा होगा, वो पहले 25 सालों तक गवर्नमेंट उन्हें पे करेगी। और दोस्तों, इसी के बाद से पेरिस के हर गली मोहल्ले, स्कूल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और पार्क्स में ये न्यूमेटिक क्लॉक्स लगना शुरू हो गई। और 750 घरों के लोग भी अपने घरों में इन न्यूमेटिक क्लॉक्स को लगवाते हैं, जिसका मंथली चार्ज आज के हिसाब से 30 सेंट्स पर मंथ था। तो दोस्तों, अब तक आप सोच रहे होंगे कि जैसे आज हमारे घरों में पाइप्स के जरिए पानी आता है, कुकिंग गैस आती है और हम उसके बदले में पैसे देते हैं, वैसे ही उस टाइम पर लोगों के घरों में पाइप के जरिए टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता होगा और लोग उसके बदले पैसे देते होंगे। नाउ आई नो, आज ये बातें सुनने में काफी अजीब लगती है कि आखिर में कोई टाइम देखने के लिए पैसे क्यों देगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है। और इसका प्रूफ पेरिस में आए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक आर्टिकल है। दरअसल 1881 में पेरिस में इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन होना था, जिसके लिए दुनिया भर के कई सारे इंजीनियर्स यहाँ पर आए हुए थे। अब उन्हीं में से एक थे जूलियस एल्बर्ट बर्नली, जो एक लंदन बेस्ड सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अब वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने पेरिस के इस यूनिक क्लॉक सिस्टम को देखा था। इसके बाद 14 जनवरी 1882 को वो अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड बिल्डिंग न्यूज नाम के एक अखबार में एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं,
जिसका टाइटल था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम बाय ए सिस्टम ऑफ न्यूमेटिक क्लॉक्स। अब इसमें जूल्स इस चीज के बारे में ऐसे बात करते हैं कि किस तरह पेरिस में टाइम बताया नहीं जाता बल्कि पाइप्स के थ्रू हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे वो पानी या फिर गैस की तरह कोई कमोडिटी हो। तो देखो बात कुल मिलाकर ये है कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज हमारे पास मोबाइल्स और इलेक्ट्रिकल वॉचेस है जिनकी मदद से हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम को देख सकते हैं। इवन ये सेकंड्स में भी बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ना ऐसा नहीं था। तब लोगों के पास ना तो फोन हुआ करते थे और ना ही इलेक्ट्रिकल वॉचेस थे। हाँ, इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स आना शुरू हो गई थी लेकिन वो बहुत ही महंगी हुआ करती थी और कोई भी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। और इसीलिए तब लोग 30 सेंट सिर्फ इसीलिए पे करते थे ताकि वो अपने घर में एक्यूरेट टाइम को देख सके। तो अब तक हमने न्यूमेटिक क्लॉक्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर ली। अब देख लेते हैं कि वो आखिर काम कैसे करती थी। लेकिन उससे पहले जरा मैकेनिकल क्लॉक्स को भी समझ लेते हैं। तो देखिए तब के टाइम में मैकेनिकल क्लॉक्स जो हुआ करती थी ना, उनमें बैटरी तो नहीं होती थी। तो यहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उनमें एक स्प्रिंग या फिर वेट का यूज किया जाता था। जैसे आपने अगर कभी ना कभी वो वाला खिलौना जरूर देखा होगा जिसमें चाबी भर के पीछे खींचते थे तो वो एकदम से आगे जाता था। मैकेनिकल क्लॉक्स में भी काफी कुछ सेम प्रिंसिपल ही काम करता है। देखो मैकेनिकल क्लॉक्स के गियर के साथ ना एक वेट अटैच कर दिया जाता था और उसको ऊपर खींचकर टांग दिया जाता था। और जैसे ही ग्रेविटी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती थी तो वो वेट धीरे धीरे नीचे आने लगता था। उसके नीचे आने से गियर घूमता था और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी की मदद से मैकेनिकल क्लॉक काम किया करती थी। लेकिन अगर वेट को ऊपर करके रिलीज कर दिया जाए तो वो ग्रेविटी के चलते एकदम से नीचे आ जाएगा और पूरी एनर्जी एकदम से रिलीज हो जाएगी, राइट। इसीलिए मैकेनिकल क्लॉक्स में एक एस्केपमेंट का यूज किया जाता था और वो एस्केपमेंट इस गियर की स्पीड को कंट्रोल करता था। इसके दो पार्ट्स होते थे। जब राइट वाला पार्ट गियर को छोड़ता है तो लेफ्ट वाला रोक लेता है और जब लेफ्ट वाला पार्ट गियर को छोड़ता है तो राइट वाला रोक लेता था। तो इसके चलते गियर की स्पीड स्लो रहती थी और एक कंटिन्यूअस वे में वो चलती रहती थी। अब ये जो एस्केपमेंट होता है ना, उसके नीचे एक पेंडुलम लगा होता है और उसी के मूवमेंट से एस्केपमेंट भी लेफ्ट राइट मूव करता रहता है। अब जब गियर के लंबे समय तक घूमने से वेट बिल्कुल नीचे आ जाता है तो आपको उसे अपने हाथों से फिर से वाइंड करना पड़ता है और यही प्रोसेस मैकेनिकल क्लॉक में बार बार चलता रहता था। अब यहाँ पर कई सारे गियर्स होते थे, जैसे कि सेकंड का गियर अलग होता था, मिनट्स का अलग होता था और आवर्स का अलग होता था। ये गियर्स तीनों सुइयों से कनेक्टेड होते थे जिनको देखकर हमें टाइम का पता चल पाता था। तो यहाँ पर होता क्या था दोस्तों, मैकेनिकल क्लॉक्स के इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम के चलते ही छोटे मोटे फैक्टर्स की वजह से उनका टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि तेज हवा में मान लो पेंडुलम तेज घूमने लगा जिससे गियर की मूविंग स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और टाइम थोड़ा आगे हो जाएगा। बहुत हाई और लो टेम्परेचर के चलते भी घड़ी के पार्ट्स की स्पीड में फर्क पड़ता था जिससे एक्यूरेसी कम हो सकती थी। अब जो मैकेनिकल वॉचेस होती थी उनमें भी हाथों के मूवमेंट की वजह से टाइम आगे पीछे हो सकता था। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से मैकेनिकल क्लॉक्स को रिप्लेस करके पेरिस में न्यूमेटिक क्लॉक्स लाई गई थी। तो दोस्तों पेरिस में जो ये 4000 न्यूमेटिक क्लॉक्स लगाई गई थी, इनका टाइम मैनेज करने के लिए विक्टर पॉप ने एक डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉक बनाई थी। वो डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉक भी एक मैकेनिकल क्लॉक ही थी, लेकिन क्योंकि सभी क्लॉक्स उस मास्टर क्लॉक के अकॉर्डिंग ही टाइम को शो करती थी तो इसके चलते पूरे पेरिस में सब लोगों की घड़ी में एक ही टाइम शो हुआ करता था। जबकि पहले जब हर कोई अपनी अलग अलग मैकेनिकल क्लॉक यूज करता था ना, तो उसमें सबकी घड़ी का टाइम कुछ मिनट्स आगे पीछे रहा करता था। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉक थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला लेफ्ट पार्ट एक नॉर्मल मैकेनिकल क्लॉक की तरह काम करता था जिसमें सेकंड, मिनट्स और आवर्स चलते थे और दूसरे राइट पार्ट में एक टाइमर था जो ये कंट्रोल करता था कि कब एयर का प्रेशर छोड़ना है। अब असल में यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉक्स थी ताकि अगर एक किसी तरह से काम करना बंद भी कर दे तो दूसरी को यूज किया जा सके। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉक्स के काम करने का सिस्टम कुछ इस तरह का था कि जो राइट वाली टाइमर वाली क्लॉक थी वो एक लीवर के साथ लॉक्ड रहती थी। अब जैसे ही लेफ्ट क्लॉक में सेकंड वाली सुई 60 पर पहुंचती थी तो राइट वाला क्लॉक का जो लीवर था वो हट जाता था और वो घूमना शुरू कर देता था, जिससे जो कंप्रेस्ड एयर प्रेशर होता था वो वहां से पाइप्स में जाता था। अब टोटल 20 सेकंड तक वो टाइमर वाली क्लॉक घूमती थी और फिर 40 सेकंड तक लॉक रहती थी और फिर 20 सेकंड फिर घूमती थी और 40 सेकंड लॉक रहती थी और यही साइकिल 24/7 चलता रहता था। जब वो टाइमर वाली क्लॉक घूमती थी तो कंप्रेस्ड एयर टोटल 10 पाइप्स में जाती थी, जहां से वो एयर आयरन पाइप्स के जरिए पेरिस के हर एक पार्ट में पहुंचती थी। ये आयरन पाइप्स सीवेज और मेट्रो टनल्स में लगाए गए थे और ये अंडरग्राउंड से ही हर क्लॉक से कनेक्टेड होते थे। अब दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ये कंप्रेस्ड एयर उन क्लॉक्स में पहुंचती थी तब क्या होता था। तो देखो जब एयर उन क्लॉक्स के पास पहुंचती थी तो वो यहाँ पर उस कैन में एंटर करती थी जिसमें रबर लगा हुआ होता था और वो एयर उसको ऊपर की तरफ पुश करती थी, जिससे कैन से लगा हुआ रॉड ऊपर की तरफ जाता था और जो क्लॉक का मिनट वाला गियर है ना, जिसमें टोटल 62
टूथ थे वो रॉड के ऊपर आने से घूमता था और फिर जैसे ही एयर का प्रेशर खत्म हो जाता था तो वो रॉड के नीचे आ जाती थी और गियर घूमना बंद कर देता था। अब राइट हैंड साइड में जो आपको एक टूथ दिख रहा होगा, गियर के आगे घूमने के बाद जब एयर का प्रेशर बंद हो जाता था तो ये टूथ गियर को वहीं पर रोक देता था और बैकवर्ड मूव करने से रोकता था। और ऐसे ही ये मिनट वाली सुई हर बार एयर प्रेशर के आने पर 1 मिनट आगे बढ़ती थी और इसके साथ ही आवर वाली घड़ी भी कनेक्टेड थी। तो इसी तरह से हर 20 सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉक से एयर प्रेशर रिलीज होता था और अगले 40 सेकंड्स में वो सभी न्यूमेटिक क्लॉक्स में पहुंचकर उनके टाइम को आगे बढ़ाता था। इस डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉक की एक खास बात ये भी थी कि इसका वेट जब चेन के बिल्कुल नीचे पहुंच जाता था ना तो इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया था कि एयर प्रेशर की मदद से वो ऑटोमेटिकली फिर से ऊपर आ जाता था। अब चलो मान लेते हैं कि कभी इस डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉक के टाइम में ही ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो फिर यहाँ पर क्या होगा। तो देखो इसके लिए भी एक सोल्यूशन था। पेरिस के ऑब्जर्वेटरी में और हाईली एक्यूरेट क्लॉक्स थी जिसके टाइम को हर दिन स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन देखकर ट्रैक किया जाता था। अब इसी क्लॉक से रेफरेंस लेकर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लॉक्स के टाइम को ऑब्जर्व किया जाता था। तो इसी तरह से पेरिस का ये न्यूमेटिक क्लॉक सिस्टम साल 1910 तक बहुत अच्छे से चलता रहा, लेकिन फिर वहां पर एक हेवी फ्लड आया जिसके चलते इसमें खराबी हो गई। हालांकि बाद में इसको फिर से ठीक किया गया था, लेकिन 1927 में फिर इसे बंद कर दिया गया क्योंकि तब इलेक्ट्रिक क्लॉक्स पॉपुलर हो चुकी थी। और आपको ये पता ही है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो वो मार्केट में बहुत ही महंगी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और सस्ती होती जाती है और जो एंटीक चीजें हैं वो बाद में जाकर के महंगी लगने लगती है। और ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हुआ। इलेक्ट्रिकल वॉचेस बाद में जाकर बहुत सस्ती हो गई, लोगों के लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो गई और वो केवल एक वन टाइम बाय हुआ करता था। लेकिन ये एयर प्रेशर से चलने वाले क्लॉक्स बहुत ज्यादा महंगे होने लगे क्योंकि इनका रख रखाव और इनकी देखभाल बहुत महंगी हुआ करती थी। अब लोगों ने इसे लेना बंद कर दिया और यहीं से ये क्लॉक्स बंद हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूमेटिक क्लॉक्स की कहानी, और क्या आपने कभी इसे पहले सुना था? क्या आपको ये पता था कि एयर प्रेशर के जरिए भी आप घड़ी को चला सकते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगी, जिसमें हमने बात किया है कुछ ऐसे आइलैंड्स के बारे में जो यूएसए से 4000 माइल्स दूर होने के बावजूद भी उन पे यूएसए कंट्रोल करता है। उन आइलैंड्स पे कुछ ऐसा खास मिलता है ना जो सोने से भी बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था और इस वजह से यूएसए ने इन सब आइलैंड्स को हड़पा था। आखिर क्या थी वो चीज, उसके बारे में जानकर आप डेफिनेटली शॉक हो जाओगे। यहाँ पर क्लिक करो, इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।